जब आपको बुखार होता है तो भी आप आराम करना चाहते हैं, ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, टीवी भी नहीं देखना चाहते हैं, खाना भी नहीं चाहते हैं, तो वो बॉडी आपको मजबूर कर रही है कि आप एक ऐसा दिनचर्या बनाएं जिससे बॉडी को मौका मिले अपने आप को ठीक करने का। तो कई बार आप देखते भी होंगे, बचपन में याद कीजिए, जब आप असेंबली में रहते हैं खड़े हुए, अचानक एक बच्चा गिर जाता है ना, फिर लगता है कि बच्चा कमजोरी में गिर गया, धूप से गिर गया, तो और गिरने के कुछ मिनट बाद अपने आप ठीक होके उठ भी जाता है। उस कुछ मिनट के दौरान आप उसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रहे हैं, वो कुछ मिनट बाद उसको उठ के खड़ा होना ही है। वो लेट गया है ना, तो वो ही इज एट द सेम लेवल, उसका हेड और उसका पैर उसी लेवल पे है जिस लेवल पे धरती है। तो ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से ठीक से हो जाता है, और उससे वो फिर जब प्रॉपर हो जाता है कुछ मिनट बाद उसके होश दोबारा आ ही जाते हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाए। तो लेटे रहना ये भी अपने आप में एक थेरेपी है। जब किसी को सांस नहीं आती तो हम उनको भी लिटा देते हैं, लेकिन पेट के बल लिटा देते हैं, तो वो भी एक थेरेपी है। मीन्स हमारे ऑर्गन को कम जोर लगे। जब किसी को, जो किडनी के पेशेंट हैं जिनका यूरिन आउटपुट कम है, जिसके सूजन, अब जब मैं बोल रहा हूँ किडनी का पेशेंट, तो किडनी का पेशेंट का मतलब डेफिनेशन क्या है उसका? डेफिनेशन ये नहीं कि उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, वो डेफिनेशन नहीं है। उसका डेफिनेशन ये है कि जिसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम मतलब कि सूजन है क्लियर कट, यूरिन आउटपुट कम है क्लियर कट, ब्लड प्रेशर अनयूजुअली हाई है क्लियर कट, वीकनेस बहुत ज़्यादा है क्लियरली, समझ आ रही है बात, तो वो किडनी का पेशेंट है। तो उसको भी हम लिटाते हैं, लेकिन हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट आप में से किसी ने किया इन 3 दिनों में? यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने किया, तो वो भी एक थेरेपी है। हेड डाउन टिल्ट लगभग 1 घंटे से 2 घंटे, शुरू में आधा घंटा, फिर पौना घंटा, धीरे धीरे। हेड डाउन टिल्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर मान लो 170 सिस्टोलिक से ज़्यादा है उसको बोलते हैं, क्योंकि हेड डाउन टिल्ट में ब्लड थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है टेम्पररीली, फिर जब हेड डाउन टिल्ट कर लेते हैं तो कम हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से मान लो, कमिंग बैक टू पेस मेकर, तो आपके हार्ट की एक रिदम है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो रिदम बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती है और पल्स रेट कम हो जाता है। कितना कम? 30 से कम करेंगे तो 1 मिनट में 30 से कम। तो अब वो खड़ा होता है, तो खड़े होते हैं तो हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो टेंडेंसी होती है बैठने की या लेटने की। तो यानी कि उसके हार्ट का पेस ठीक से नहीं आ रहा, तो डॉक्टर बोलेगा कि पेस मेकर लगा दो, राइट, तो उससे हार्ट का रेट ठीक आ जाएगा। लेकिन वो लोग बहुत ही कम होते हैं, और इस वाले ऑडियंस में ऐसा कोई भी नहीं है आप में से, क्योंकि सभी तो अपने पैर से चल के यहाँ पे आए हैं, तो ऐसा एक भी नहीं है। तो जब सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे पेस मेकर लगाना चाहिए, तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं चल सकता हूँ? क्या मैं बैठ सकता हूँ? या फिर मुझे सीधे लेटा रहना पड़ता है और चलते ही, खड़े होते ही मुझे कमजोरी होने लगती है? अब कमजोरी अगर होती है, उसका जरूरी नहीं कि सिर्फ पेस मेकर या हार्ट से ही संबंध है, उसके संबंध कई सारे और चीज़ों से भी हो सकती है। लेकिन आप खड़े हो पा रहे हैं, आप चल फिर पा रहे हैं, तो कम से कम आपको तो पेस मेकर नहीं लगेगा, राइट। और अगर पेस कम भी है उसका, तो भी पेस बढ़ाया जा सकता है नेचुरली। कैसे? जो आपने इन 3 दिन में किया है, तो पेस दोबारा ठीक हो जाएगा। तो हमें क्यों बाहर से कोई मशीन लगानी है? कोई मशीन लगाएंगे तो फिर मशीन के गुलामी हो जाएंगे। तो जिन्होंने तो नहीं लगाई, जैसे आपने पूछा था, तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं लगाने की आवश्यकता? बिकॉज आप चल के तो आए यहाँ पे, तो आपकी स्थिति वैसी है नहीं जिस स्थिति में लगाने की जरूरत बोलते हैं, वो स्थिति आपकी है नहीं। और अगर वो स्थिति होती भी, तो मैं बोलता कि ये जो आप कर रहे हैं, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये कर लीजिए, आपकी स्थिति से बाहर आ जाएंगे, खुद ब खुद आपका हार्ट काम करने लगेगा। तो ये छोटी सी बात हमको समझनी होगी। तो यहाँ पे अब आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट दोबारा मेरे पास है। यहाँ शुरू करते कि करके, जो जितेंद्र शर्मा है यहाँ पे, आप पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो पीछे आप बैठे हुए हैं, तो आपका पाइल्स में माइल्ड रिलीफ है। पेनफुल था पहले, यूरिन फ्लो अब नॉर्मल हो गया है, जो कि पहले पेनफुल था, और इसके अलावा पासिंग यूरिन वो भी पहले से आसान हो गया है।
ठीक है। तो ये पिछले 3 दिन में हुआ है, लेकिन अभी और होना बाकी है। कोई बात नहीं, 3 दिन और लगेंगे, 10 दिन और लग जाए, राइट। गीता गांधी, आप हैं यहाँ पे? नमस्ते, नमस्ते। आप गुजरात से आई हैं, और सबसे अच्छी बात यह है, इंटरेस्टिंग बात है, गुजरात से टैक्सी लेके टैक्सी में बैठ के आई हैं। तो इनसे हेल्दी कौन हो सकता है? और वहां से टैक्सी में बैठ के इतने घंटे बैठे बैठे अगर आ सकता है कोई, तो वो अनहेल्दी कैसे हो सकता है? तो पहले तो आपने खुद ही अपना टेस्ट दे दिया कि आपको फिर भी जो यूरिन पास में जो थोड़ी दिक्कत आती थी, वो अब दिक्कत कम हो गई, जैसा आपने बताया। पहले से ज़्यादा एनर्जी में हैं। वो पहले से ज़्यादा एनर्जी में इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ, इसलिए कि आप एक मिशन में हैं, और मिशन आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो आपको बड़ी खुशी मिल रही है। तो उसका मेन वजह ये है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में जो सिम्टम्स थे वो कम हो गए, जैसा आप बता रहे हैं। कल भी हमारी मुलाकात हुई। तो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और मिशन है संस्कृत सिखाना समाज को। और इस मिशन में अब हम और आचार्य जी जो पीछे बैठे हैं, वो हम भी जुड़ गए हैं, और आप भी जुड़िए। और मैंने तो बोला आपको कि मेरी बेटी है, उसको भी मैंने संस्कृत में दाखिला कराया है 5वीं क्लास में। लेकिन फिर बोला जो संस्कृत पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो रट्टा। हमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, लेकिन वो रट्टा तो वो संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो लॉजिकल सब्जेक्ट है, एक रैशनल सब्जेक्ट है। उसमें अगर आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, इसका मतलब वो गलत है। तो संस्कृत को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, आयुर्वेद को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है, और हमारी जो मेन जो धरोहर है उसको खराब किया जा रहा है पिछले कई सालों से। तो उसी मुहिम को, संस्कृत को रास्ते में लाने में जितनी भी आपकी ताकत है, वो ताकत आप लगा रही हैं। तो ऐसे में एक बात याद रखिए, आप सबके लिए ज़रूरी है, इसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। क्या होता है? अगर आप लगातार बार बार अपने बीमारी के बारे में सोचेंगे, बीमारी चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, बार बार ध्यान जाएगा कि वो मेरा ट्यूमर है, छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, वो मेरा हीमोग्लोबिन है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वो मेरा क्रिएटिनिन है 0.001% बढ़ गया कि घट गया है। तो जब आपका ध्यान बार बार बीमारी की तरफ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। वो चीज धीरे धीरे बढ़ेगी। जब आपका ध्यान काम पे रहेगा, कोई मिशन पे रहेगा, तो अगर कोई बीमारी हो भी, तो न जाने कैसे उसका पेन, उसका दर्द, वो धीरे धीरे गायब होता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी बात है, उस वक्त बॉडी में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो आपको मदद करता है रियली वो बीमारी धीरे धीरे खत्म करने में, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि अपना ध्यान बीमारी से हटा के, उसके पैमाने से हटा के अपना ध्यान अगर मिशन पे लगा लिया जाए गीता जी की तरह, तो वो भी अपने आप में एक थेरेपी है, राइट। जब आप किसी मिशन में लगते हैं तो वो भी थेरेपी है, वो आपको ताकत देती है। जब आपका मिशन ही होता है कि मुझे रोज चेक करना है कि मेरे बॉडी में कितना छोटा बड़ा ट्यूमर हो गया है, क्रेटिनिन का कितना हो गया है, यूरिक एसिड कितना हो गया है, वही रोज देखना है, तो फिर आपका ध्यान, दैट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। एक तो होता है प्लेसिबो इफेक्ट, एक होता है नोसिबो इफेक्ट, फिर वो और आपको बीमार करती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हजारों हजार बार प्रूवन है। तो इसके ऊपर भी अलग से बात करेंगे अगर समय मिलेगा तो। मुनफ आप है ना? आप तो डायलिसिस पे थे या हैं, और 3 दिन के कार्यक्रम में, नॉर्मली जो डायलिसिस के पेशेंट है उनको हम बोलते हैं 3 दिन नहीं, आप कम से कम 7 दिन 10 दिन तो यहाँ पे रहो। लेकिन खैर, आपको अपने बॉडी पेन में रिलीफ है, आपको पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और पहले से ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे, जो आपने 3 दिन में किया, तो आपके बॉडी के अंदर जो भी चीज़ इकट्ठा हो रहा था वो इकट्ठा होना बंद हुआ, और जो इकट्ठा था वो बॉडी से बाहर निकलने लगा। उसको डायलिसिस के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल रहे थे, या आप नेचुरल हॉट वाटर इमर्शन से निकाल रहे हैं, राइट। लेकिन हॉट वाटर इमर्शन से जितनी बार निकालेंगे, उतनी बार आपका किडनी भी साथ साथ रिवाइव होगा सिमल्टेनियसली। यानी कि आने वाले दिनों में, मान लो फॉर एग्जांपल आप जैसे पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट अगर 3 महीने हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, तो हमने देखा हमारे हॉस्पिटल में 3 महीने करते हैं, घर जाके करते हैं, तो उनका जो रिवर्सल है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, राइट। तो हॉट वाटर इमर्शन जो यहाँ पे देखा, जरूरी नहीं कि घर में कोई हाईटेक कुछ करना है। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत गरीब हैं, वो जैसे एक पुराना फ्रिज ले लिया, उसका दरवाजा निकाल दिया और फ्रिज में गर्म पानी रख के बैठ गए, ऐसा तरीका करते हैं, राइट। या सिंटेक्स का टैंक है, उसको आधा काट लिया, उसके अंदर गर्म पानी करके फिर बैठ गए, ऐसा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड निकाल के जुगाड़ से
बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, बहुत बहुत सारे, जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, अब उनका डायलिसिस भी बंद है, ऊपर से ये थेरेपी भी कुछ महीने करके ये भी बंद कर दिया। तो यानी कि बॉडी में जो किडनी है वो अगर खराब होती तो वो बन भी सकती है। लेकिन आपके केस में सिर्फ अभी तीसरा ही दिन हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर आपको बॉडी पेन में रिलीफ मिला, एनर्जी बड़ी मिली है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। नरेश कुमार मलिक, आप है ना? आपका बीपी नॉर्मल हो गया है, बीपी की दवाई अब बंद हो गई है, आपका बॉल भी क्लियर हो गया है, हालांकि नींद अभी उतनी अच्छी नहीं आई है, नींद में दिक्कत है। तो अब अगला जो रिपोर्टिंग हम करेंगे वो है सैटरडे को करेंगे, देखते हैं तब तक नींद में फर्क पड़ता है कि नहीं। किसी को पहले दिन में नींद में फर्क पड़ जाता है, किसी को बीपी पहले दिन फर्क पड़ जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन में पहले दिन फर्क पड़ता है, किसी को 7वें दिन फर्क पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि कल तक नहीं फर्क पड़ा, लेकिन अब वी आर गेटिंग ए बेटर रिजल्ट। शोभा कुमार है यहाँ पे, आप है ना? माइल्ड रिलीफ इन जॉइंट पेन बट नॉट कंप्लीट, अर्लियर पेन वॉज सीवियर। पहले तो पेन खूब ज्यादा था, अब पेन कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ है। हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि 7वें दिन 10वें दिन धीरे धीरे, हर दिन अगर 1-1% भी खत्म हो, 1-1% भी, तब भी तो 100 दिन हुए, अबाउट 3 months, राइट, जो सालों साल से था। तो याद रखिए, किसी भी तरह का पेन हो, खासतौर के अर्थराइटिस का पेन है, इट हैज टू गो, जाना ही जाना है। पेन को जो चीजें ट्रिगर कर सकती हैं उन चीजों को हटाना होगा। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसे ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। पेन को हटाने के लिए जो चीज पेन को स्विच ऑन कर देती है, उनको हटा दो। फिलहाल तो हमने हटाया हुआ है, वो 2 ही चीज है, 2-3 चीजें हैं। एक तो है एनीथिंग विच कम्स आउट फ्रॉम एनिमल, जो भी चीज जानवरों से निकल के आती हो। आप जब भी कुछ खाएंगे तो दिमाग से पूछेंगे कि ये जानवर से निकल के आया है या प्लांट से निकल के आया है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये जहर है, लेकिन बोल रहा हूं आपके लिए जहर है। तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि एक दिन के लिए आपने सोचा चलो मैं दूध के प्रोडक्ट खाना शुरू कर देते हैं, पीना शुरू कर देते हैं फॉर 1 डे। आपको उस दिन का एनर्जी लेवल, आपका उस दिन का पेन थ्रेशोल्ड, आपका उस दिन का ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर, एक दिन में आपको पता चल जाएगा। वो ऑल विल बी रेज्ड एक दिन में, सिर्फ एक दिन में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो सबूत, एविडेंस जर्नल्स के हैं वो एक अलग बात है जो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो आप खुद ही हैं एक ही दिन में। तो ये हुई एनीथिंग विच कमिंग आउट ऑफ एनिमल एंड एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री से जो निकल के आती है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, पैक चीजें हैं, उनको हटा दो, जो कि हमने इन 3 दिन में तो हटाया हुआ है। घर पे भी हटा दीजिए, राइट। और गेहूं भी हटा दीजिए, गेहूं की जगह मिलेट्स है, बाजरा, जो आपने यहाँ पे देखा भी। तो आपका किसी भी तरह का पेन अगर हो तो वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होगा। वो कम होने की स्पीड हर एक की अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन कम जरूर होगा, ये तो पक्का ही है। मुन्ना यादव है, ये इधर बैठे हैं। और मुन्ना यादव को रेक्टल कैंसर था बोले 3 दिन पहले, या है बोले। अर्लियर वॉज सीवियर कॉन्स्टिपेटेड विद बॉल क्लियर आफ्टर 6 days, रिलीफ इन इचिंग भी ठीक हो गया। पेन में 10% ही रिलीफ है। बीपी अब नॉर्मल आ गया 110/70। पहले यहाँ आने से पहले 1 घंटा ही सो पाते थे, लेकिन यहाँ अभी 5 से 6 घंटे सो पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है 3 दिन के अंदर, है ना। तो बाय 3rd डे आप देख रहे हैं कि अब नींद के जो रिपोर्ट्स हैं वो आने लगे कि हाँ अब स्लीप बेटर हो गई। जब आप सो पाते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम जब बॉडी हील करता है अपने आप को, जब आप सो पाते हैं। इसीलिए हमने सबसे ऊपर इसमें ये जो सर्केडियन चार्ट आपको दिया है, नींद को सबसे ऊपर रखा है, जब आप सो पाते हैं। और मान लो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो लोग नहीं सो पा रहे हैं तो सोने के नियम क्या क्या हैं। आप अगर 6 बजे तक डिनर कर लेंगे तो रात को 10 बजे आपकी नींद आने की चांसेस बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, सनलाइट सनसेट के बाद अगर अपनी लाइट डिम रखेंगे, 100 लक्स से कम रखेंगे, तो आपकी नींद आने की चांस बढ़ जाएगी। तीसरी बात, जिस कमरे में आप सो रहे हैं उस कमरे की टेम्परेचर अगर जिस कमरे में रह रहे हैं उससे कम होगा 1 डिग्री सिर्फ, तो आपकी नींद आने की चांसेस बढ़ जाएगी। चौथी बात, सोने से आधे घंटे पहले अगर आपने बॉडी को गर्म कर दिया, जिसे हम लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन कहते हैं, तो आपकी नींद की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो अगर जिनको नींद नहीं आती वो इंप्लीमेंट कर दें, या यूं माने कि जिनको नींद नहीं आती ध्यान से देखेंगे तो इनमें से यही 4 का उल्टा कुछ कर रहे होंगे।
रात के 10 बजे भी खा रहे होंगे और बहुत चमकते लाइट में रात को रह रहे होंगे, या इस तरह की स्क्रीन को देख रहे होंगे, है ना। तो नींद कैसे आती है, मैंने कल भी बताया था, व्हेन द बॉडी फॉर्म्स मेलेटोनिन। वो कब होता है, जब आपका टेम्परेचर बॉडी का ऐसे डिप होता है। टेम्परेचर डिप कराने का तरीका, जिस कमरे में आपको सोना है उस कमरे का जो एसी है उसको कूल रखें किसी भी तरह से, थोड़ी देर के लिए कूल रखें, आधे घंटे के लिए चाहे, फिर वो बंद हो जाए तब भी चलेगा। लेकिन एक बार टेम्परेचर जब आपके बॉडी का स्लोप में नीचे जाता है तो नींद का एहसास होता है, तब नींद का एहसास होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नींद दिलाएगी, और गहरी नींद जब आती है, दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट रिलीफ। रीना मजुमदार है यहाँ पे, आप है ना, ठीक है। आपका बीपी भी पहले से बेटर हो गया है, पहले 140/90, हालांकि 140/90 भी कुछ खराब नहीं था, अब 130/90। आपकी एनर्जी लेवल पहले से बढ़ गई है, ये आपने रिलीफ की बताया है। अस्थमा है, अस्थमा जो है ये, इसको जाने में करीब मैंने देखा एवरेज 6 महीने लग जाते हैं, धीरे 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 धीरे। कुछ ऐसी चीजें जो टाइम लगाते हैं, कुछ चीजें जो टाइम नहीं लगाती हैं, बट इम्प्रूवमेंट क्योर हर जगह होता ही है। ऋषिदेव आहूजा, आप है ना, आपकी दवाई डायबिटीज की अब बंद हो गई है, और आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, आज का फास्टिंग 90 था, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, 140/80 है। तो अच्छा है, यू आर मेडिसिन फ्री नाउ, दैट इज अ गुड थिंग। बाय 3rd डे इसी चीज को घर पे फॉलो करते रहेंगे तो आगे भी मेडिसिन फ्री ही रहने वाले हैं। भावना नंदा है यहाँ पे, आप है ना, आपकी बीपी की मेडिसिन चली गई है, खत्म हो गई है, आपका जो थाई पेन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो ऐसा आपने मेडिसिन भी बंद हो गई, बीपी भी नॉर्मल हो गया है। और अ, विनीता बाबूराम मेशराम, विनीता हरिधर पीछे हैं, पीछे बैठी हुई हैं। अच्छा, तो आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ गई है, और ब्लड प्रेशर जो कि काफ़ी ज़्यादा था वो हर दिन कम होता जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले दिन था 200/100, अगले दिन आया 180/100, आज आया 176/90, हर दिन धीरे धीरे। अब इसको ज़रा समझिए, मान लो एक आपका ब्लड वेसल है, दिस इज अ ब्लड वेसल, राइट। या यूं मानिए पाइप है एक, और पानी यहां से जा रहा है, और पाइप को आप दबा लेंगे तो वाटर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, जितना ये दबाएंगे उतना बढ़ जाएगा, राइट। अब मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और खून जा रहा है, अंदर जितना ब्लॉकेज होगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब आप इस डाइट में होते हैं, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, तो आपका ब्लड वेसल का जो इनर लेयर है वो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह का, मान लो झाड़ू लगाने वाला काम करता है, क्लीन करता है। क्लीन करेंगे तो पूरे बॉडी में जो आर्टरीज के अंदर जो इनर एंडोथेलियम लेयर है वो क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, तो ये डायमीटर बढ़ने लगेगा। डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, कम होने लगेगा, राइट। तो ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब, जब आप दवाई से ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं तो हार्ट को कमजोर करके फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा रहा है, समझिए इसको। जब आप दवाई के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो हार्ट को रोका जाता है, राइट। और लेकिन यहाँ क्लियरेंस कुछ नहीं करता दवाई। लेकिन अब जब आप बिना दवाई के ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये क्लियर हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। दोनों में ही ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन आप जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक जो अभी आप कर रहे हैं, आप ठीक होते जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, राइट। और जबरदस्ती आप दवाई लेते हैं तो वो आपके हार्ट को, किडनी को इफेक्ट करता है, तो ब्लड प्रेशर कम करते हैं। यानी कि जो कॉज है वो वहीं कम ही रहता है जब दवाई लेते हैं तब, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो इट इज इंडिकेशन दैट आपके बॉडी के अंदर चीजों का सफाया हो रहा है, जो बॉडी में नहीं रहना चाहिए, इट इज गेटिंग क्लियर। हम कोई जल्दी में नहीं है, आज 176 है, कल और कम होगा। अब एक हफ्ते बाद जब दोबारा हम मिलेंगे जूम में तब देखते हैं क्या हालत होती है, राइट। क्या दोबारा बताइए। हाँ, बैठिए मैं बताता हूँ अभी। देखिए
कल भी मैंने बताया था। और क्या करना चाहिए उसके लिए आपके हाथ में, विनीता जी, इस वक्त ये सर्किडियन चार्ट है ना। तो इसमें पंचकर्मा थेरेपी में हमने रिकमेंड किया है घुटने के लिए कि क्या करें कि आपका घुटना धीरे धीरे ठीक हो। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसीलिए पंचकर्मा थेरेपी ऐड किया है। और आज जब आप जाएंगे सभी के लिए, जो जो थेरेपी हमने रिकमेंड किया पंचकर्मा में, उसकी छोटी छोटी किट, ताकि घर जाके आप कर पाएं, वो आपको दिया जाएगा। तो उस किट को घर में जाके अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिखा दिया गया होगा, आपने देखा, तो आपके ऊपर अप्लाई भी किया। फिर भी अगर क्लैरिटी नहीं, तो इसके मेरे सेशन के बाद दोबारा क्लैरिटी कर लीजिए। तो जब भी ये सवाल आएगा अभी कि क्या करें, मेरे इधर पे पेन है या पैर में दिक्कत है, तो उसका जवाब इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया है। क्योंकि जो जो चीजें आपने लिखी हैं वो सारा कुछ लिखित में हमारे पास है, और फिर इन 3 दिन में जो जो चीजें आपने बताई हैं वो भी हमारे पास है। उसके बेसिस पे ही ये सर्किडियन चार्ट आपको दिया गया है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर आपके सवाल जवाब, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। जोएब अहमद शेख, यस, जोएब ने रिपोर्ट किया है कि इनके अंदर जो एंजाइटी था, फियर ऑफ डेथ, वो सब अब खत्म हो चुका है। राइट, एंजाइटी की दवाई भी आपने खत्म कर दी है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक बड़ी बात है कि आपने ये, जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको अपने, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, बीमार कैसे होती है, ठीक कैसे होती है, उतना आपका भय खत्म होगा। राइट, तो वही ये काम कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल का नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट मतलब ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये सिर्फ ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। ये ट्रेनिंग इस प्रकार लें कि कमान आपके हाथ में हो। इसीलिए ज्यादा टाइम हम इस तरह के वार्तालाप, आपके सवाल जवाब और हर चीज का एक्सप्लेनेशन उसमें बिता रहे हैं, जो कि देखा जाए तो हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक डर रहेगा, जब तक अनसर्टेनिटी होगी तब तक डर रहेगा। कल हम आपके भी रूम में गए, स्मृति नाम है आपका, हाँ स्मृति, तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई ऐसा पेशेंट मिलने वाले हैं कि जो बेड पे लेटे होंगे और 2-4 दिन अपना गिन रहे होंगे आखिरी वक्त कब आएगा। लेकिन पाया तो, एक बार खड़े होकर देखो, कैन यू स्टैंड, ये मिली हमें। राइट, जो कि वॉक करने जा रही थी, खुशी खुशी बैठी। राइट, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनके बॉडी में जो चल रहा है वो क्या है और क्या कैसे होगा। क्लैरिटी नहीं है, बस बीमारी कुछ नहीं है, क्लैरिटी होना जरूरी है। और अगर बीमारी है तो भी क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर क्लियर होगा कि क्या है और क्या करना है तो डर नहीं लगेगा कभी। याद रखिए, जब आप डरते हैं तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है और आपका ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डर को तो आप क्लैरिटी से ही जीत सकते हैं, जब क्लियर आइडिया होगा। बीमारी अगर है भी तो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है क्या करना चाहिए और कैसे ठीक होंगे, तो आपका डर चला जाएगा। राइट, उसी के लिए इस तरह के सवाल जवाब बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके हर सवाल, चाहे कितना भी छोटा सवाल है, उसका जवाब मिलना जरूरी है। इसीलिए आज भी जो जो सवाल आपके दिमाग में इस वक्त भी आ रहे हैं उसको लिखिए, फिर मुझे दोबारा दीजिए, फिर उस पर चर्चा होगी। मैंने देखा आपके, अभी लूंगा सवाल, कई कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपने कल पूछा था, मैंने जवाब दे दिया, फिर भी दोबारा आपने पूछा। माहौल ही कुछ ऐसा बना रखा है आसपास का, कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि वो क्लैरिटी होने के बाद भी दिल मानता नहीं है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। तो कोई बात नहीं, दोबारा हम उसका जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। सरिता गुप्ता, आप है ना, बैठे बैठे। कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिल गया बाय 3rd डे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखिए, पहले दिन इनका रिलीफ नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन तक रिलीफ मिल गया। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में रिलीफ मिलता रहेगा, हर दिन बॉडी थोड़ी थोड़ी क्लीन होती रहेगी, लेकिन हमें करते रहना है। राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कल्याण जी लालधार भानुशाली, पार्किंसन का प्रॉब्लम है, बैठी बैठी। देखिए सवाल दोबारा, पहले आप पे आता हूं, पहले इनके आता हूं। आप अगर ये नहीं भी बोलेंगे तो भी आपने यहां तो लिख ही दिया है, और यहां जो लिख दिया है उसके हिसाब से हमने ये बना दिया है, और ये तो आपके हाथ में ऑलरेडी है। फिर भी क्योंकि आपने पार्किंसन का नाम लिया, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। कल मैंने बताया था, ऑल्डो वही मैं बता रहा था, जो एक बार बता चुके दिमाग फिर भी वो सवाल पूछने का दिमाग
कोशिश करता है। लेकिन चलो दोबारा बताते हैं पार्किंसन क्या है। आपने ये देखा होगा कई बार, बल्ब फ्लक्चुएट करता है, फ्लिकरिंग करता है ना, बंद होता है, जलता है, बंद, बुझता है, बंद होता है। तो उसका मतलब क्या है, कहीं पे लूज कनेक्शन है, ये मतलब हुआ ना। और वो लूज कनेक्शन कहाँ है, अगर वो अपने टाइट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है लेकिन इंटरप्ट होते हुए आ रही है, यही मतलब ना इसका। जब आपके बॉडी में जो सिग्नलिंग सिस्टम इस तरह से होता है तो पार्किंसन की दिक्कत आती है, हाथ पैर ऐसे पूरा कंट्रोल में नहीं रहता, कांपता है, जिस तरह से बल्ब फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के दो सबसे पावरफुल चीजें हैं। नंबर वन, जो आप इस वक्त भी कर रहे हैं राइट नाउ, दैट इज जीरो वोल्ट थेरेपी। जीरो, जब आप जीरो वोल्टेज पे होते हैं, जो कि अभी हैं आप सब, तो आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जितना जाएगा उतना आपका जो फ्लक्चुएशन है वो कम होने लगेगा। आप रात को भी सो रहे हैं जीरो वोल्ट में, नंगे पैर भी आप जब मौका मिल रहा है आप घास में आ रहे हैं, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है। लेकिन वो सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये हमने आपको लिख के भी दे दिया है इसमें, और मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए, मेडिसिन को बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिसिन इसको, इन चीजों को ठीक नहीं कर सकती। सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर यहां बदबू आ रही हो तो मैं एक स्प्रे कर दूं, परफ्यूम छिड़क दूं, तो ऐसा लगेगा कि बदबू नहीं, बदबू है लेकिन उसको कैमोफ्लेज कर दिया, उसको छुपा दिया है आपके परफ्यूम ने। परफ्यूम का असर जब जाएगा तो दोबारा से बदबू आएगी। कल वाले ने यही एग्जांपल दिया था। तो पार्किंसन में भी दवाइयां यही वाला रोल करती है, राइट। तो धीरे धीरे करके उसको छोड़ दीजिए, जो हिम्मत वाले वो एकदम छोड़ दीजिए। लेकिन करना क्या होगा, पहली चीज दिस जीरो वोल्ट, ये बहुत पावरफुल है। दूसरा, हॉट वाटर इमर्शन। जब हॉट वाटर इमर्शन करते हैं, जब हॉट वाटर में जो लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं हॉट वाटर में, एक बार भी? काफी लोग बैठे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उस वक्त आपका हार्ट बीट, उस वक्त पल्स रेट बढ़ गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि भाई जैसे कभी कोई दौड़ रहे हैं आप, हालांकि आप तो बैठे हुए हैं। जब हॉट वाटर इमर्शन करते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जहां जहां कोई ना कोई कमी है वहां की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। तो हॉट वाटर इमर्शन, जीरो वोल्ट थेरेपी एंड सर्केडियन रिदम, यही तीन चीज जब करेंगे, और करते करते मान लो 3 महीने करेंगे, तो धीरे 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 वो फ्लक्चुएशन कम होती जाएगी। और एक टाइम आएगा जब देखेंगे कि अब पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं दोज आर नॉट देयर। लेकिन वो एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन 3 महीने में मैं उम्मीद करता हूं। जैसे मैंने अपने पेशेंट्स को देखा, इतना टाइम तो लगता है लेकिन हो जाता है, राइट। कल्याण जी, हाँ कुछ बोल। देखिए, थायराइड के लिए नॉर्मली ये है कि जो लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, हर महीने एक बार चेक कीजिए। जो ये जो आंसर दे रहा हूं ये सभी थायराइड के लिए है ना। महीने में एक बार, 1 महीने बाद चेक कीजिए थायराइड। जैसे जैसे थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होने लगेगा, वैसे वैसे खुद ब खुद दवाई को 50% टेपर डाउन करना है। इन द पॉइंट, आधा कर दिया, फिर अगले महीने देखा अब भी थायराइड नॉर्मल रेंज में, आधा कर दिया, फिर अगले महीने देखा अब भी नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल रेंज मतलब 10 से नीचे नीचे हो गया तो काफी है। याद रखिए, थायराइड आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे मेडिकल टेक्स्ट बुक, तो अगर 8 से नीचे था तो नॉर्मल मानते थे, फिर 6 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ठीक है ना। वो धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। लेकिन आप दिमाग में रखिए 10 से कम है तो आपका नॉर्मल ही है, ऐसा मान लीजिए। और हर महीने आप चेक कराइए, और हर महीने आधा आधा करते जाइए, 3 महीने में छूट जाएगा। उसके बाद भी चेक कराएंगे तो नॉर्मल मिलेगा, तो और उसके बाद चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से दिस इज फॉर एवरीबॉडी, राइट। ये सभी को करना है, थायराइड मेडिसिन से कैसे पीछा छुड़ाएं। कल्याण जी, आपका जो है पेन में रिलीफ है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और बैक पेन रिड्यूस हुआ जस्ट 10%, राइट। तो लेकिन अगर मैं इसी रेशियो से लगाऊं, और कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, 8 से 9 साल से है, ठीक है। तो जिस तरह से, बैठिए बैठिए प्लीज, जिस तरह से आपका पेन में रिलीफ मिला है, बैक पेन में 10% एनर्जी लेवल बढ़ा है, ठीक इसी तरह से पैर की भी जो दिक्कत है, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो सर्केडियन चार्ट आपको बना के दिया है उसको फॉलो करेंगे तो यू विल सी वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। याद रखिए, जिस चीज को 9 साल लग गए, राइट, तो उस चीज को
कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। 9 साल से अगर वो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, इट विल टेक सम डेज, राइट। तभी हम मान के चलते हैं कि 1 महीने से 3 महीने का ब्रैकेट, 1 month to 3 months टू क्योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। जिस तरह से आज आपको कुछ दिखा, एटलीस्ट एनर्जी लेवल ज़्यादा दिखा, इस एटलीस्ट 10% पेन, बैक पेन कम दिखा, उसी तरह से हर दिन थोड़ा थोड़ा दिखता जाएगा। चूकी देवी आप हैं इधर। एनर्जी लेवल आपकी बेटर हो गई है, स्लीप आपकी नॉर्मल हो चुकी है। ये आपने रिपोर्ट किया है, तो चलो अच्छी बात है। हाँ, स्किन जो डिजीज थी वो 80% 2 साल से था, वो भी 80% ठीक हो गया, तो ये काफी अच्छी बात है। 20% रह गया, वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। देखिए, स्किन की जो दिक्कत है वो इन रियलिटी स्किन की दिक्कत नहीं है, स्किन में वो दिखाई दे रहा है, वो अंदर की दिक्कत है। जब आपका बॉडी कोई भी टॉक्सिन को नॉर्मल तरीके से स्टूल से, यूरिन से पास नहीं कर पाता है, तो भगवान ने तीसरी किडनी बना के दिया है जिसका नाम है स्किन। तो स्किन के रास्ते वो पास करता है, जो पसीने हमें आते हैं। जब वो ज्यादा स्किन के रास्ते टॉक्सिन निकलने लगते हैं तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ इचिंग, कुछ ना कुछ उसका कलर में बदलाव, वो सब होने लगता है। तो स्किन डिजीज इज नॉट अ स्किन डिजीज इन रियलिटी, वो स्किन में सिर्फ दिखाई दे रहा है। वो अंदर कोई टॉक्सिन बॉडी में था जो बॉडी से ना तो यूटिलाइज कर पा रहा है ना उसको डिस्कार्ड कर पा रहा है, देन स्किन के रास्ते वो जा रहा है। स्किन के रास्ते वो नहीं जाता तो बॉडी में कोई और बड़ा डैमेज करता। अभी तो सिर्फ स्किन के लेवल पे है। स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन, और इसी को हम यूज करते हैं जब हम हॉट वाटर इमर्शन करते हैं। स्किन को हम एक्टिवेट कर देते हैं जब आप 40 डिग्री में बैठते हैं और पानी का प्रेशर लगता है, तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस वक्त, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इस वक्त हमारे बॉडी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब आप पानी बैठते हैं तो गले से नीचे का जो प्रेशर है वो 20% ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हेड से ऊपर का। ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, वो तो हीट है ना, ये दोनों आपके स्किन को किडनी में कन्वर्ट कर देता है। ये दो चीज, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दीज टू टुगेदर कन्वर्ट्स योर स्किन इनटू योर किडनी। यानी कि आपके बॉडी में कोई भी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, तो एक रास्ता आपने बनाया कि भाई उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि काफी सारे, जो मैं बोल भी रहा हूँ, को पेन में इंप्रूवमेंट है। यानी कि पेन कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स, खास तौर पे एक्सेस शुगर वाज डिपॉजिटेड देयर। अगर वो था तो वो निकल गया, या निकल रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, निकल रहा है तो और भी निकल जाएगा। देखिए, जो भी दिक्कतें हैं, जैसे आपने बोला सर्दी जुकाम, तो आप जैसे ही अपने सर्केडियन रिदम को बैलेंस कर लेंगे, जो कि कर ही रहे हैं 3 दिन से, तो ऑटोमेटिकली आपके सिम्टम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। कोई स्पेशल कुछ करने की जरूरत ज्यादातर तो नहीं है, लेकिन जो है भी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपको थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुसुम सिंह है यहाँ पे, आप हैं यहाँ पे। आपने भी रिपोर्ट किया कि आपकी सीप भी नॉर्मलाइज हो गई है, इंप्रूव हो गई है, आपकी एनर्जी काफी बढ़ गई है, और बैक पेन में भी आपको रिलीफ है। दीज आर थिंग्स जो आपने अचीव किया पिछले 3 दिन में। तीन चीजें अचीव कर लिया है। पैसा हजम, पैसा वसूल हो गया कि नहीं। तो 3 थिंग्स, स्लीप, एनर्जी, ये आपका सबसे मोटा पैमाना मैं मानता हूँ। नींद अच्छी आ रही कि नहीं, एनर्जी लेवल क्या है। जब भी कोई पेशेंट मुझे मिलता है, पहली बात तो हम ये समझते नहीं कि कोई पेशेंट है। इंसान के बॉडी के अंदर उथल पुथल मची रहती है, राइट, वो ठीक होता रहता है। इस वक्त अगर मैं अपने बॉडी को, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, पेट स्कैन करूं, तो मेरे बॉडी के अंदर भी ट्यूमर, या कोई ऐसा भी बोल सकता है 4th स्टेज कैंसर। जिस तरह से 4th स्टेज कैंसर का डेफिनेशन बनाया हुआ है, तो अगर मैं अपने बॉडी को पेट स्कैन कराऊं तो मुझे भी कोई बोल सकता है, अभी तक कराया नहीं है, कि ये 4th स्टेज कैंसर का पेशेंट है, अगर वो रिपोर्ट ही देखे तो। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो भागते दौड़ते आते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, लेकिन क्या दिक्कत आपको, मैं 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ। मैं तकलीफ क्या आपको, तकलीफ ही है कि 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है। मैंने कहा आपको कोई दर्द है, एनर्जी लेवल कम है, नींद नहीं आती हो, कहीं ट्यूमर हो,
नहीं नहीं, मैं फोर्थ स्टेज पेशेंट हूं। तो आप समझिए, कागजों में वो फोर्थ स्टेज पेशेंट है, लेकिन एज सच उनको कोई दिक्कत नहीं है। एज सच कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सोचते हैं तो हाँ मुझे उस दिन जुकाम हुआ था ऐसे तो बताते हैं, या उस दिन पेट दर्द हो गया ऐसे भी बताते हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद, कुरेदने के बाद तब एक आध कोई चीज बताते हैं। लेकिन अदरवाइज पेपर के हिसाब से वो फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट है। तो ये डायग्नोस्टिक के चुंगल है, इससे हमें निकलना होगा। कैसे निकलना है वो आपको आज का सेशन उसका ही एक पार्ट है, राइट। तो यही मैं बोल रहा हूँ, पैमाना आप सब ये रखिए, एनर्जी लेवल कैसा है पूरे दिन भर में, नंबर 1। नींद कैसी है रात भर में, नंबर 2। और कहीं दर्द है या नहीं है, नंबर 3। दर्द नहीं है कहीं, एनर्जी पूरी है, रात को नींद अच्छी आती है, आप कैसे पेशेंट है? फिर पेशेंट तो हो ही नहीं सकते ना फिर, राइट। ये तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं, इसके लिए तीनों के लिए कोई डायग्नोस्टिक्स नहीं है। कोई ऐसा स्कैन नहीं है जो बता दे कि आपको दर्द है कि नहीं है, या आपको कितनी नींद आई है। वो कौन बताता है? वो सिर्फ और सिर्फ आप बताते हैं, राइट। अभी भी जो जो हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बताया, तो वो आप ही ने बताया कि आपको नींद अच्छी आने लगी, आप ही ने बताया आपकी एनर्जी लेवल अच्छी हो गई, आप ही ने बताया आपका पेन कम हो गया। ये और कोई तरीका नहीं है। जो बॉडी आपको बता रही है वही बेस्ट डायग्नोसिस है, जिसके ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं। बाकी जो सारे टेस्ट हैं वो सेकेंडरी हैं, उसके बाद हैं। उसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस कहीं हो सकता है, बट आफ्टर दिस इफ देयर इज नो सिम्टम देयर इज नो डिजीज। ये बात दिमाग में रखना। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती जा रही हो और हमें पता न चल रहा हो। ऐसा नहीं होता है, हमारा बॉडी बड़ा इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर ऐसे कुरेंगे तो अब देखिए, हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल है। बॉडी में सेल नॉर्मल से एबनॉर्मल बनते हैं, एबनॉर्मल से फिर थोड़ा और बढ़ता है जो हमें तंग करता है, फिर दोबारा एबनॉर्मल, फिर दोबारा नॉर्मल, ये चलता रहता है। अब इस स्टेज में जब वो एबनॉर्मल बन गया, अगर आपने बायोप्सी करा लिया तो बोलेगा देखो देखो ये कैंसर है। लेकिन आपको पता ही नहीं था कि अगर नहीं भी देखते तो भी ये वापस ठीक हो ही जाना था। जिस तरह से हमारे बॉडी में पिंपल आते हैं पिंपल, फिर अपने आप ही फूट जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाता है ना। वो बॉडी का अपना साइकिल है, हमें समझना पड़ेगा। बॉडी में चीजें आएंगी फिर चीजें जाएंगी, इट हैज टू कम एंड गो। लेकिन जब वो आई उस वक्त अगर आपने अपना टेस्ट कराया, पेट स्कैन कराया, बायोप्सी कराई, अरे देखो देखो, ठीक है ना, तो तब पिक्चर क्या मिलता है? स्टेज 1 है तो स्टेज 2 होगा, फिर स्टेज 3 होगा, फिर वो और पूरे बॉडी में फैल जाएगा, फिर मर जाएगा। थ्योरी ये समझाई गई आपको, जबकि होता असली में ये है। ऐसा होता है, कम होता है बहुत, दिस इज मोर कॉमन। लेकिन ऐसे में यहीं पे आपको पकड़ के कीमोथेरेपी कर देंगे, रेडिएशन कर देंगे, तो जरूर ऐसा हो जाएगा। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी ये कैंसर को फैलाती है, ये कैंसर को खत्म नहीं करती, फैलाती है। इसके सबूत सारे मेरी किताब में, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये किताब आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे, आज ही भेज देंगे, उसको पढ़िए। जो भी डॉक्टर आपको बोलता है कि कीमोथेरेपी करा लो, रेडिएशन करा लो, सर्जरी करा लो, उनको ये दिखाइए एविडेंसेस, उनसे भी एविडेंस मांगिए। इससे कराने से आपकी आयु बढ़ती हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती हो, वो नहीं बढ़ेगी। याद रखिए, जो डायग्नोसिस है, डायग्नोस्टिक्स इज ए क्वेश्चनेबल थिंग। उस पर आप 100% डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे बायोप्सी में आ गया कि हमारा तो कैंसर है, यहाँ पे भी कितने सारे कैंसर पेशेंट बैठे हैं, 20% ऑफ यू। अब बायोप्सी में अगर कैंसर आ गया तो लगता है ये तो भगवान का दिया हुआ संदेश है, ये बिल्कुल 100% सही है, ऐसे ही लगता है। इस पे एक रिसर्च किया गया, एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया, और बायोप्सी कैसे होता है वो आपको समझाऊं। आपके बॉडी का कोई एक पार्ट जहां पे लगता है कि यहाँ कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो जहां पे, वहां से थोड़ा सा मांस निकाल लेते हैं और उसको स्लाइड बना देते हैं, स्लाइड। वो स्लाइड अल्टीमेटली ऐसा दिखता है, और ये स्लाइड को देखते हैं, मान लो माइक्रोस्कोप से देखते हैं पैथोलॉजिस्ट, इसको देख के डिसाइड करते हैं कि ये कैंसर है या नॉर्मल सेल है, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। अब ये भी ऐसा ही एक स्लाइड है। ऐसे स्लाइड को अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को दिया गया, जो अलग अलग शहरों में, उनको ये नहीं बताया गया कि भाई ये किसका है, क्या है, ना ही आपस में पैथोलॉजिस्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं। 33% पैथोलॉजिस्ट बोला कि ये नॉर्मल है, यानी कि, और 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये एबनॉर्मल है, और 19% पैथोलॉजिस्ट बोला ये कैंसर है। तो
ये सारी चीजें वो हम बुक में पूरा रिसर्च पेपर सब डाला है, तो वो आपको आज ही दे देंगे। तो बोलने का मतलब है कि आप कैंसर के पेशेंट है कि नहीं है, वो निर्भर करता है कि आपका जो स्लाइड है ये कौन से वाले पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया है, सिर्फ इतना ही है, राइट। ये जब कोरोना वगैरह चल रहा था, टीवी में चल रहा था, अखबारों में चल रहा था, तब लोग आते थे कि भाई देखो मैं कोविड पॉजिटिव हूं, क्या करूं क्या करूं। मैंने आपको कोई तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं है, लेकिन कोविड पॉजिटिव है, मुझे तकलीफ ही ये है। मैंने कहा कि ऐसा करो 4 बार टेस्ट कराओ अलग अलग जगह से। 4 बार टेस्ट कराते हैं तो एक जगह आ जाता है नेगेटिव, तो मैंने ये पकड़ लो, यही आप विश्वास करो। आप एक काम और कीजिए, आज ही कीजिए, अपने 5 उंगलियों से ब्लड निकालिए और एक ही साथ टेस्ट कराइए ब्लड शुगर का। 5 में अलग अलग रीडिंग आएगी। तो कई बार लोग बोलते हैं इसमें कौन सा माने, आप वही मानो जिससे आपका दिल खुश होता है, वो मान लो आप, राइट। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये उतने रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल क्या है? रिलायबल वो है जो फील कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट टेस्ट। जो आप फील कर रहे हैं वो, यहां भी आप देखिए ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का, वेट, ये सारे टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। अगर आप फील अच्छा कर रहे हैं तो आप ठीक है, फील अच्छा नहीं कर रहे तो आप ठीक नहीं है, चाहे सारे टेस्ट नॉर्मल हो। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन पेशेंट की हालत खराब है, ऐसा होता है ना कई बार। डॉक्टर बोलता है आप ठीक हैं, पेशेंट बोलता है मैं ठीक तो नहीं हूं। तो जो पेशेंट बोल रहा है वही मानी जाएगी। अगर आपको तकलीफ है, आपको पेट में दर्द है, तो दर्द है फिर, राइट। अब डॉक्टर बोले मैंने सारा स्कैन करके देख लिया, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन दर्द है, आपको महसूस हो रहा है, तो किस चीज को मानेंगे? मानिए उसको जो आपका बॉडी इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। तो आप कभी धोखे में नहीं रहेंगे, धोखा नहीं खाएंगे। अदरवाइज इस तरह के, हमने इस पे एक किताब भी लिखी है कोरोना के, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। उसमें हमने क्या किया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट लैब में गए, कोविड टेस्ट लैब में, और हमने कुछ सैंपल दे दिया कि देखो ये कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। उसमें कुछ फलों के सैंपल थे, कुछ मच्छर, मक्खी और इस तरह के कुछ सब्जियों के सैंपल थे, कुछ कुत्ते, बंदर, उनके सैंपल लिए थे। उनको बोला ये देखो भाई कौन सा पॉजिटिव है। उनमें काफी सारे पॉजिटिव निकल आए, एक तरबूज भी पॉजिटिव निकल आया उनमें से, एक मच्छर भी पॉजिटिव निकल आया उनमें से, कोविड पॉजिटिव मच्छर, राइट। और वो सारे वीडियोग्राफी की हमने, वो एविडेंस पूरा बुक में डाला। वो बुक अमेजन पे मिलता है, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, फ्री डाउनलोड का लिंक। वो सारे सबूत हैं, वो सारे रिकॉर्डेड हमारे ऑफिस में हैं, वो हमने हर जगह पहुंचाया है मिनिस्ट्री में। उसको कोई, मान लो आप नहीं मानते तो आप 10,000 रुपए लीजिए, आप भी ये टेस्ट कराइए किसी भी लैब में जाके, बताइए नहीं किस चीज का सैंपल है, ये सैंपल दिए, देखना जरा पॉजिटिव है कि नहीं नेगेटिव। सेब का ले लीजिए, संतरे का ले लीजिए, कोई भी चीज का ले लीजिए। एक ही सैंपल को 10 बार डालिए और 10 बार टेस्ट कराइए, 10 में से एक बार नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं ये सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि ये जो टेस्ट है इसको पकड़ के मत रखिए। टेस्ट है ये अपने आप में एक ट्रैप है, इट इज नॉट ए टेस्ट, इट इज ए ट्रैप। तो तब क्या नाम दे दिया, अच्छा ये तो एसिम्प्टोमेटिक। पिछले 2 साल में आपने एसिम्प्टोमेटिक भी बीमारी होती है सुना है ना, उससे पहले नहीं सुना कि कोई बीमारी है नहीं, तो एक नाम दे दो एसिम्प्टोमेटिक और ये विश्वास दिला दो कि आप बीमारी हैं। किसी भी हेल्दी से हेल्दी इंसान को ले जाइए और एक कमरे में बंद कर दीजिए, बोलिए 14 दिन के लिए आप बंद रहेंगे यहाँ पे, ना तो आपसे कोई मिलने आएगा ना कोई बात करेगा, क्योंकि कोई मिलेगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, 14 दिन तक ऐसे बंद रहेंगे तो आप हेल्दी नहीं रह सकते, है ना। तो इस बात को हमें पूरी तरह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका जो सिम्टम है दैट इज द मेन क्राइटेरिया, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अरुण कौशिक हैं, आप बैठे नहीं बैठे? ओके, अच्छा, आपकी वाइफ यहाँ बैठी हैं। तो आपको रेक्टल कैंसर था, पेन था, ब्लीडिंग थी, वीकनेस था, कॉन्स्टिपेशन था, सारी चीजें थी, लेकिन अब इनमें से कोई भी चीज नहीं है। और इनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। ये 72 आवर के पेशेंट नहीं है, ये यहाँ पे भर्ती हैं लास्ट 48 डेज से, 49 डेज, आज 50th डे है। अब आज छुट्टी होके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 50 दिन लगे इनको ठीक होने में, ठीक होने में तो मुझे का हफ्ता 10 दिन ही लगा होगा, लेकिन उसके बाद दिमाग को ठीक करने में कि हम ठीक हो गए हैं, तो इतने समय लगाया आपने, यहाँ समय लगाया, पैसा लगाया। लेकिन ये सारी चीजें जो आपने देखा, जो आपने यहाँ किया, ये सारी की सारी चीज हम घर पे भी तो कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो वही हमारा आइडिया है कि इस तरह से हम सीखें कि घर पे कर पाए, ना केवल अपने लिए
जो भी हमारे पास है उनको भी बता सकते हैं। दीज आर ऑल सेफ थिंग्स। एक तो कोई 50 दिन रह के उनको लगा कि अब हम ठीक हैं, कोई जैसे 3 दिन में आप लगा अब ठीक है। तो बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, जिसे कैंसर भी वैसे ही है जैसे सर्दी जुकाम है, अपने आप ठीक होता ही होता है। कैंसर का मतलब ये नहीं कि वो डेथ है, नंबर 1। नंबर 2, कैंसर का मतलब नहीं कि जो कैंसर वर्ड बोल दिया तो वो कैंसर ही है। बोलने के पीछे जो डायग्नोस्टिक है, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, वो यही तो है ना, बायोप्सी। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अपने आप में ही तो क्वेश्चनेबल है। जिस चीज को बेस बना के बोला जा रहा है कि ये टेस्ट बता रही कि आप कैंसर पेशेंट है, लेकिन वो तो जो बोल रहा है उसमें भी तो क्वेश्चन मार्क है। वही वाला स्लाइड किसी और पैथोलॉजिस्ट देंगे तो वो तो कुछ और ही बोलेगा, अगर उसको ये ना पता हो कि भाई ये आपस में अगर ये मिले ना हो, तो आपस में एक दूसरे को रेफर ना करते हो। तो इस चीज को कई बार इसको ऑब्जर्वेशन क्लिनिकल ट्रायल में साबित कर किया गया है, और इस चीज को आप भी साबित कर सकते हैं। आपकी जो स्लाइड है किसी भी और पैथोलॉजिस्ट को दिखाइए, फिर बोलिए आप अपना इंडिपेंडेंट निर्णय दीजिए, वो निर्णय अक्सर ही पिछले वाले से अलग ही होगा। तो जो देख के लग रहा है कि ये कैंसर है कि नहीं है, वो अपने आप देखने वाला जो साइंस है वो कंप्लीट नहीं है। और अगर ये कैंसर है भी, अगर तो है भी, कैंसर का मतलब क्या है? बड़ी तेजी से फैलना, राइट। जिस तरह से मैंने देखा कि ये बड़ी तेजी से फैल रहा था जब ये धूप में था, धूप में रखा हुआ था इसको बाहर, लेकिन अब इसको मैंने धूप में लगा बंद कमरे में रखा, तेजी से नहीं फैल सकता ये। तो कोई भी सेल्स अगर तेजी से फैल रहा है तो फैलता ही रहेगा कि नहीं, वो निर्भर करता है कि उसका माहौल आप क्या से करने वाले हैं, वही तो ना, राइट, उस पर निर्भर करता है। तो जब कोई डॉक्टर बोलता है कि आपका कैंसर है मतलब ये फैलता रहेगा, वो ये एज्यूम करता है कि आप अपना माहौल नहीं बदलने वाले हैं। ना तो वो बताएंगे बदलने के लिए, ना आप खुद बदलेंगे। जैसे ही आप अपना माहौल बदलेंगे, जो कि आपने बदला 3 दिन के अंदर, तो अभी एक पेशेंट मिला आप में से जिसने बोला बैक में ट्यूमर है, अभी मिले थे ना, अभी ग्राउंड में मिले थे, तो वो ट्यूमर है, लेकिन ट्यूमर अभी रहेगा या वो बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में आप कैसा माहौल उनको देने वाले हैं। माहौल तो वही देने वाले हैं जो अपने सर्केडियन चार्ट मैंने आपको दिया है आपके हाथ में जो इस वक्त है। इस माहौल के साथ वो ट्यूमर सस्टेन नहीं कर सकता। ट्यूमर को बने रहने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, उसको खाना चाहिए। और वो खाना कब है, कौन सा खाना है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। बॉडी कब खाने को यूटिलाइज नहीं कर सकती? जब खाना ऐसे टाइम पे खाया जाए जब आपका पेनक्रियास सो रहा हो, यानी कि रात को 8 बजे के बाद। तो आपने रात को 8 बजे के बाद खाना ही नहीं है, बल्कि 6 बजे खाना खत्म कर देना आपने। तो जब उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, जब उसको फूड नहीं मिलेगा, दैट ट्यूमरस ग्रोथ, इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ, राइट। तो कोई भी चीज अगर वो कैंसरस है भी पल भर के लिए, तो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, वो डिपेंड तो आप ही पे करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ओनली। अब देखिए आपके कुछ सवाल हैं। अरविंद कुमार गुप्ता है यहाँ पे, आप ही हैं। माई सन इज एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, क्या ये ठीक हो सकता है मेडिसिन से? अब देखिए हम सब किसी न किसी चीज से एडिक्टेड हैं। वी ऑल आर एडिक्टेड टू समथिंग। कोई चाय से एडिक्टेड होगा, कोई कॉफी से एडिक्टेड होगा, कोई हमेशा व्हाट्सएप पे लगा होगा, वही एक एडिक्शन होगी। जब लॉकडाउन हुआ था तो शराब के दुकान वगैरह बंद हो गए थे, है ना, बहुत सारे दुकान भी बंद हो गए थे कुछ समय के लिए, बेसिक चीजें मिलनी शुरू हो गई थी। एक बात याद रखिए, कोई भी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए सिर्फ 21 दिन, एवरी 21 डेज आपका ब्रेन बदल जाता है। 21 डेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको चाय की लत है, एडिक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है, चाय की एडिक्शन है मान लो। अगर कोई ऐसा हालात बन जाए जब 21 दिन तक आपको चाय मिले ही ना, जैसे लॉकडाउन में हालात ऐसे बन गए थे, शराब ही नहीं मिल रही थी, तो 21 दिन के बाद 22वें दिन से आपका जो एक कनेक्शन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर धीरे धीरे अगर दोबारा चाय का लत पालना है तो बार बार पिएंगे, लोगों को देखेंगे, धीरे धीरे दोबारा डेवलप होगा। तो किसी भी लत को डेवलप करने में 21 डेज, उसको स्विच ऑफ करने में भी 21 डेज। जब भी कोई आप जो लोग पहली बार शराब चखा होगा तो बहुत टेस्टी नहीं लगा होगा, पहली बार स्मोक किया हो तो बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपने उसको परस्यू किया, अपने आसपास के माहौल ने उसको परस्यू किया, फिर एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज है। तो कोई भी लत कैसे छूटती है या बनती है, इट इज अ मैटर ऑफ 21 डेज ओनली। वो 21 डेज, जैसे कुछ लोग उनको ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में रख देते हैं, वो आपका घर भी हो सकता है। अगर वहां पे वो सामान मिले ही ना, वो दिखे ही ना,
जो चीज नहीं चाहिए उसको कम करना मुश्किल है, उसको खत्म करना आसान है। उसको बोलेंगे धीरे धीरे कम कर देंगे, वेरी डिफिकल्ट। एकदम ही खत्म कर देंगे, इट इज वेरी इजी। ना तो वो दिखाई दे, ना ऐसे लोग हों, तो वो खत्म हो जाएगा। ब्रेन 21 दिन में पूरी तरह भूल सकता है, उसके बाद वो सामने भी रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से वेस्ट बंगाल से कुछ लोग हैं, कोलकाता वगैरह से? आप ही हैं, आप हैं, आप हैं। वेस्ट बंगाल में मीट, मछली, अंडे सब तो खाते ही हैं। मैं भी खाता था आज से 15 साल पहले, और खूब खाता था। फिर अब नहीं खाते, 15 साल से बिल्कुल भी नहीं खाते। और सामने अगर दिख भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल मछली दिख जाता है, तो जिस तरह से ये देख के लग रहा है आप खाएंगे, मन कर रहा है, प्लास्टिक है ना, तो वैसी फीलिंग आती है, वो स्विच ऑफ हो गया, राइट। तो यानी कि बदलना पॉसिबल है, मैंने तो देखा है बदलना पॉसिबल है। एकदम से उसको बंद कर दो तो पॉसिबल, लेकिन इसमें जब तक जो बंदा है वो खुद बदलना चाहता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी को तभी ठीक कर सकते हैं जब वो खुद ठीक होना चाहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। खुद ठीक होना नहीं चाहेंगे तो हमारे आपके हाथ में बहुत कम ही कुछ है। कुसुम सिंह, आप हैं यहाँ पे? हाँ, अच्छा, यहाँ तो कुसुम सिंह लिखा हुआ है। पेन एंड रिस्ट इन वेस्ट, आर्थराइटिस। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये योगेश कुमार, आप हैं? ये वाला सवाल आपने कल पूछा था, फिर दोबारा वही सवाल पूछा, तो मेरा जवाब भी वही रहेगा, एकदम वही है। रिपोर्ट आपके सारे यहाँ पे आ गए हैं, वो हमने देख लिया है। उसके हिसाब से आपकी 3 दिन ट्रीटमेंट हो चुकी है, और आज आपके हाथ में सर्केडियन रिदम है। फिर भी मैं सवाल पढ़ता हूँ। मेरे हस्बैंड को ट्यूमर का ट्रीटमेंट कैसे हो? किडनी भी सुगड़ गई है। किडनी सुगड़ गई है, उसकी चिंता ना करें। किडनी छोटी बड़ी होती रहती है, नी नॉट टू वरी अबाउट दैट। ट्यूमर की वजह से अगर तो डिस्कम्फर्ट है, तो जो सर्केडियन चार्ट मैंने बताया है आपको, उसको करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 धीरे। ट्यूमर किसने बनाया? बॉडी नहीं बनाया, तो उसको डिसॉल्व कौन करेगा? बॉडी ही करेगा। ट्यूमर डिसॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर आपने अपने सर्केडियन चार्ट को ठीक कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा ठीक होता है, क्योंकि बना भी तो आपके बॉडी में, राइट। कभी दोबारा से, ये बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे, कभी ऐसा हो सकता है कि हमने इसको यहां से हटा दिया पानी और हवा से, और फिर भी ये ग्रो करता रहे? क्या ये हो सकता है? कोई रिमोट चांस है? कोई चांस ही नहीं है। चांस है ही तब जब मैं इसको पानी और हवा दूं। ठीक उसी तरह से आपका जो ट्यूमरस ग्रोथ है, तो वो ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो सकता है अगर आपने इस तरह फॉलो किया। रात के 8 बजे के बाद खाना खाएंगे, और खाने में वो सारा चीज लेंगे जो ट्यूमर को बढ़ा सकता है, तो ही बढ़ेगा ना। खुराक मिलेगी तभी तो होगा ना, खुराक देने नहीं ना, तो वो। और फायदा क्या है कि और भी कोई अगर बॉडी में दिक्कत होगी तो वो भी साथ ही साथ ठीक हो जाएगा, है ना। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जो सर्केडियन चार्ट आपके हाथ में इस वक्त है, उसको आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। और ध्यान ट्यूमर पे नहीं, किडनी के श्रिंकेज पे नहीं, ध्यान किसी मिशन में, कोई काम, किसी का मिशन कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना, वो भी हो सकता है किसी का मिशन। जितना ध्यान बीमारी की तरफ लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड, इट विल गिव अ नोसिबो इफेक्ट। तब आपका जो सर्केडियन चार्ट है जो फॉलो कर रहे हैं, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ठीक करने में, क्योंकि एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। उसकी जरूरत नहीं है। वो कब होगा? जितनी बार आपके डॉक्टर से मिलेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, तो वो डराने का एक व्यापार है, तो वो डराते ही रहेंगे। वो डराने के व्यापार के पास ही मत जाइए, पास ही मत जाइए उसके, राइट। तो दिक्कत नहीं होगी कभी। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फास्टिंग उतना रिलायबल नहीं है। मैं पूरा जवाब देता हूं इसका, फास्टिंग का भी जवाब देता हूं। रिलायबल है खाना खाने के 2 घंटे बाद। रात को खाना खाया मान लो 6 बजे, 8 बजे देखिए कितना ब्लड शुगर है। अगर तो आपका ब्लड शुगर 200 mg पर डेसीलीटर, 200 से नीचे है तो बहुत ही अच्छा है, 250 से नीचे तो काम चलाओ है, राइट। तो उसी को देखिए। फास्टिंग के लिए भी सेम ही चीज है। फास्टिंग 55% लोगों का फास्टिंग ज्यादा होता है और पूरे दिन का ब्लड शुगर कम होता है, राइट। आप भी अगर जिन लोगों ने अपना ब्लड शुगर चेक किया इन 3 दिन में, आपने भी काफी लोगों ने पाया होगा कि फास्टिंग ज्यादा आ रहा है बट दिन भर का ब्लड शुगर कम आ रहा है।
तो इसलिए फास्टिंग को ना देख के आप अपना खाने के 2 घंटे बाद का देखिए। आपको वही करना है जो आपको सर्केडियन चार्ट दिया हुआ है। देखिए, मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो धीरे धीरे कम करना है। जिन्होंने शुरू ही नहीं की, तो ये जब करेंगे, जो आज आपको सर्केडियन चार्ट मिला है, तो ब्लड शुगर आप देखेंगे जैसे बाकी लोगों का जिनका इंसुलिन भी 100 यूनिट छूट गया, आपकी आंखों के सामने की बात है, 20 साल से जो इंसुलिन लेते हैं उनका छूट गया, तो वैसे ही आप देखेंगे हर दिन आपका ब्लड शुगर का लेवल कम आएगा। याद रखिए एक चीज और, एक एक्सपेरिमेंट और कीजिए, आप ही कीजिए एक्सपेरिमेंट। अपना ब्लड शुगर मेजर कीजिए, करने के बाद एक डरावनी मूवी देखिए जिसमें आपको डर लगता हो, और डरावनी मूवी देखने के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए। उस दौरान कुछ खाइए नहीं, आपका ब्लड शुगर 50 यूनिट बढ़ जाएगा। करके देखिए एक बार, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ खाने से कनेक्शन नहीं है ब्लड शुगर का, आप जो चिंता करते हैं उससे भी कनेक्शन है। चिंता अगर होगा, चाहे चिंता इमेजिनरी हो, जैसे मान लो मूवी देखने को पता है कि ये मूवी से भूत आके आपको काट नहीं लेगा, मार नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, वो इमेजिनरी डर है ना, कभी भी वो सत्य नहीं होगा, लेकिन डर तो है, राइट। तो आपका ब्लड शुगर उससे ही बढ़ जाएगा। चिंता में जब भी होंगे उसका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या फिर नींद नहीं आती होगी तो ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर चाहे आप सर्केडियन रिदम को भी ठीक कर लें तब भी। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारे फैक्टर्स पता होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। शोभा कुमारी है यहाँ पे, आप हैं? अच्छा, आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात की और उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसको ऐसे बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स को खा रही है, दैट इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून जिन चीजों से स्विच ऑन होता हो उनको आप बंद कर दीजिए, राइट। तो यही आपका इलाज है। वो कौन कौन सी चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, या फिर तीसरी चीज गेहूं, इन तीनों को ही आपने यहां बंद कर रखा है। घर पे भी इनको बंद करके रखिए, और जो चार्ट आपको दिया है उसको फॉलो कीजिए, तो धीरे 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 आप उम्मीद कर सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि नॉर्मली आप किसी को पूछेंगे हॉस्पिटल में बोलते हैं कभी ठीक नहीं होता, लेकिन कभी ठीक नहीं होता क्योंकि आप कभी अपने सर्केडियन रिदम को भी तो ठीक नहीं करते ना, इसलिए कभी ठीक नहीं होता, राइट। कभी ठीक नहीं होता, वो तब तक ठीक है, या फिर दवाइयों से कभी ठीक नहीं होता। लेकिन कभी ठीक नहीं होता है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। कभी ठीक नहीं होता दवाइयों से, कभी ठीक नहीं होता अगर आपने लाइफस्टाइल को बदला नहीं। तो आपने लाइफस्टाइल को बदला तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। आपने बताया था, देखिए एक बात को अगर 4 बार भी बताएंगे तब भी वो बात वैसी ही रहेगी, और जो आपने बताया वो यहाँ लिखा भी है, और आपको जो करना है वो मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ। बैठिए प्लीज। स्वेलिंग है तो आपको जो सर्केडियन रिदम दिया है, आपकी स्वेलिंग, आपके सिम्टम, उसको आधार करते हुए ही दिया है। आप बस आंख बंद करके जो आपको दिया उसकी भी 1-2 फोटोकॉपी करा के आप अपने किचन में कहीं पे चिपका लीजिए। आप ये रिव्यू कीजिए क्या मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और ये कब तक? अगले सैटरडे तक। करना तो आगे भी है, और सैटरडे को फिर बताइए, है ना। मुश्किल ये है कि जिन बीमारियों को आपने संभाल के रखा पिछले कई साल से, उन बीमारियों को जाने में जितने साल लगे बीमारी को होने में, कम से कम उतने दिन लगेंगे उसको जाने में, है ना। उतने दिन तो लगेंगे। कोई अगर 10 साल से बीमार है 10 दिन तो लगाएंगे उसको ठीक करने में, लेकिन हर दिन ठीक होगा ऐसा हो नहीं सकता कि वो ठीक ना हो, क्योंकि हमारे बॉडी का प्रिंसिपल ही ये है, द मोमेंट यू करेक्ट योर सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक, सो बीमारियां अपने आप ही गायब होने लगती हैं। यही नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 2017 का, राइट। तो वही करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम। अभी तो तीसरे दिन है, दिस इज द 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, फिर सैटरडे को दोबारा पूछेंगे आप क्या हाल है, राइट। तब तक आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम इसको करते रहे एग्जैक्टली ऐसे ही। रमेश छिब्बर, अब है यहाँ पे? यस। आई एम सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड हैव बीन टेकिंग इनहेलर फ्रॉम द लास्ट 10 to 12 years. आंसर इज सेम। अस्थमा के पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि 6 महीना लगेगा, आसान नहीं है इसको। तो अस्थमा में मैंने देखा इट टेक्स टाइम, लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंसी ऑन इनहेलर को आपको खुद भी कम करना है, रोक के रखना है कि जब तक काम ना चले, बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तभी करना है। और जो सर्केडियन चार्ट आपको मिला है उसी को फॉलो करना है, और होपफुली एट द मोस्ट
6 महीना, राइट, धीरे धीरे करके यू हैव टू गेट रिड ऑफ द इनहेलर। जितनी जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ पे अस्थमा ठीक होना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ऐसी कहीं पे अगर जा पाते हैं, रह पाते हैं, तो वो और आसान है ठीक होना। तो लेकिन अल्टीमेटली आपके बस में तो यही है ना कि आप जो यहाँ पे फॉलो किया वो घर पे फॉलो करते रहिए। हमने देखा है कि पेशेंट का जो इनहेलर है वो छूट जाता है।